नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सकरा थाना क्षेत्र के भैरवखड़ा स्कूल के समीप बस ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, उग्र भीड़ ने बस चालक की पीट कर की हत्या। सदर थाना की पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक से 200 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और जिले की बेटी नसीमा खातून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बनाया गया सलाहकार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के भैरवखड़ा स्कूल के समीप बस ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। आक्रोशित लोगों ने बस चालक की पीट कर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में 250 ग्राम दाल गिरने पर एक बस चालक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के भैरवखड़ा स्कूल के समीप की है, जहां बस चालक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक मनियारी थाना क्षेत्र के सुखदिया नूर गांव निवासी 50 वर्षीय बसंत पासवान थे। उनकी मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना के बाद बरियारपुर ओपी पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। चारों से पूछताछ की जा रही है। इधर मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मामले में मृतक के बेटे दीपक कुमार ने बताया कि उनके पिता मुजफ्फरपुर से वैशाली तक बस चलाते हैं। सुबह में निकले थे, मुजफ्फरपुर से बस लेकर वैशाली जा रहे थे। इसी दौरान बरियारपुर ओपी के भैरवखड़ा स्कूल के समीप एक बाइक में बस सट गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। उनके पास 200 से 250 ग्राम दाल था। वह सड़क पर गिर गया। बाइक सवार को कुछ नहीं हुआ, महज दाल गिरी थी। इसको लेकर बाइक सवार आग बबूला हो गया। बस को रुकवाया, फिर बस के भीतर घुसकर मारपीट शुरू कर दिया। पीटते हुए बस से बाहर निकाला, फिर सड़क पर पीटा। हल्ला हंगामा कर अन्य लोगों को भी मौके पर जुटा लिया। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक बाइक वाले आ रहे थे, इधर से बस जा रही थी, तो बस बाइक से टकरा गई। तो बाइक गिर गई और बाइक गिरने के बाद उसका बाइक चालक भी गिर गया। बाइक चालक को कुछ नहीं हुआ। वो 250 या 200 ग्राम दाल लिए हुआ था, वो दाल छिट गया। उसी के कारण गाड़ी में चढ़ के मारने लगे। मारते वो जब हल्ला किया कि बस वाला हमको धक्का मार दिया, तो लोग जुट गए। पब्लिक जुटने के बाद इनको सारा पब्लिक मिल के इनको मार दिया उसी जगह। घटना कहाँ पे हुआ था? भैरवखड़ा स्कूल के पास हुआ। क्या नाम हो गया आपका? दीपक कुमार। एज कितना था उनका? उनका एज हो गया 50। नारकोटिक्स विभाग और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक से 200 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सदर थाने की पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त रूप से छापेमारी कर ट्रक 407 पर लोड 2.25 क्विंटल गांजा जब्त किया। उक्त ट्रक रेलवे गुमटी संख्या 97 स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बाहर खड़ा था। इस दौरान टीम ने 2 तस्कर को भी दबोचा है। उसकी पहचान वैशाली जिला के बेलसर निवासी मोहम्मद तौसीर व मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। यह दोनों तस्कर जब्त गांजा की खेप को चोरी छुपे अन्य राज्यों में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से भेज रहे थे। एजेंसी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक विदेशी शराब की बोतल बरामद की है। पकड़ाए आरोपितों से पुलिस व एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि जब्त ट्रक डीटीओ में मोहम्मद तौसीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना क्षेत्रीय इकाई की टीम को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप को तस्कर अन्य राज्यों में खपाने की फिराक में है। इसके आधार पर एनसीबी ने सदर पुलिस की सहयोग से छापेमारी कर यह कार्रवाई की। टीम की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि यह खेप त्रिपुरा से मंगवाई गई थी, जिसको अन्य राज्यों में खपानी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ाए गांजा की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है।
पुलिस दोनों तस्करों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों तस्करों से पूछताछ करने पर बेलसर के एक बड़ा धंधाबाज पप्पू यादव का नाम सामने आया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर होगी। दोनों तस्करों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। एनसीबी पटना का सूचना और हमारे बड़ी ब्रादरी की सूचना के आधार पे दिघरा में रेड की गई थी, जहाँ पे एक ट्रक में, छोटे ट्रक में जो है गांजा पकड़ा गया है और दारू पकड़ा गया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। जिले में डेंगू का कहर जारी। दिन प्रतिदिन डेंगू की मरीज की संख्या बढ़ती जा रही, आंकड़ा 94 के पार। जिले में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। मुशहरी में एक नया मरीज मिलने के बाद यह संख्या 94 पर पहुंच गई है। इस बीच श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी की हालत नियंत्रण में है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोकथाम के लिए जहां मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही वहां आशा के जरिए मरीजों पर नजर रखी जा रही है। सभी पीएचसी प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वह संबंधित इलाके में फॉगिंग कराते रहे। शहरी इलाके में नगर निगम की ओर से भी फॉगिंग कराई जा रही है। केस हो गया है, लेकिन 94 के बाद भी किसी में कोई कठिनाई नहीं है, सब ठीक है। और फॉगिंग और टेरिफॉस का जो छिड़काव है वो चल रहा है निगम के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा भी, डीवीडीसीओ के द्वारा भी हो रहा है। दोनों का चल रहा है साथ ही साथ। कुटनी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के दूसरे दिन एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं कराया। कुटनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दूसरे दिन शुक्रवार को एक भी प्रत्याशी नामांकन पर्चा नहीं भरा है। हालांकि पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र सहनी ने नामांकन किया था। वहीं नामांकन को लेकर 2 नाजीर रशीद की बिक्री हुई है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कलेक्ट्रेट गेट पर ही दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन नहीं किया गया है। कुल एक ही नामांकन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जो कल किया गया था। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले को चयनित किए। अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची के बदले यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। अब जिले के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को पर्ची भरने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पर्ची के बदले उनको यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया है। सिविल सर्जन से पूरे जिले के इलाज की सुविधा का फीडबैक लिया है। योजना को जमीन पर उतारने के लिए अगले सप्ताह से चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि अब नई व्यवस्था के बाद मरीजों का कार्ड भी बनने लगेगा। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले सभी मरीजों को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। इसके आधार पर वह देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। उन्हें इलाज से जुड़े अपने अभिलेख संभालने और दूसरे अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। इलाज करने वाले चिकित्सक आईडी से ये जान सकेंगे मरीज को पहले कौन सी बीमारी रही है और क्या इलाज किया गया। इसकी शुरुआत सदर अस्पताल से होगी। उसके बाद धीरे धीरे पीएचसी और सब सेंटर भी जुड़ेंगे। डिजिटल मिशन बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिजिटल मिशन, डिजिटलाइजेशन का ये शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत रॉडी संस्था के द्वारा ये हुआ है। सब जगह ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब जगह वो जितना उसके उपकरण जरूरत पड़ेगा सब लग रहा है। लगने के बाद में मुजफ्फरपुर पायलट के रूप में पहिलका जिला बिहार में होगा कि जहाँ हर एक चीज़ पेपरलेस होगा हेल्थ का। उसमें रजिस्ट्रेशन, उसका जो भी वाइटल्स है वो नर्सिंग स्टेशन से, और डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब होगा वो, या जांच होगा, और फार्मेसी से जो मेडिसिन दी जाएगी वो सभी कुछ ऑनलाइन रहेंगे, उसको प्राप्त। पहले किस तरह की व्यवस्था थी? पहले केवल रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्यूटर से होता था, बाकी जितना था वो मैनुअली होता था, और अब सब चीज़ वो हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड कितना अंतर होगा दोनों में? आयुष्मान कार्ड कुछ अलग है,
ये जो है आभा कर करके जो है आधार बेस्ड हेल्थ का जो स्कीम है, ये जो है ये अलग चीज़ है। इसमें आभा रहेगा, आभा ले करके जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो वहाँ ना नाम बताना होगा, ना उम्र बताना होगा, ना एड्रेस बताना होगा, केवल आभा नंबर वहाँ डाला जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, तो टोटल डिटेल उसका आ जाएगा। ये सुविधा सर कहाँ से, सदर में ही? ये सदर ही नहीं, आने वाला समय में आपको एक PSC लेवल से लेकर करके सदर तक सब जगह हो जाएगा। शुरुआत हो रहा है, अभी आभा के द्वारा कंपलसरी नहीं किया गया है कि डिजिटल मिशन में रजिस्ट्रेशन होगा, अभी बिना आभा का भी होगा, जिनके पास आभा है वो आभा के द्वारा भी होगा, दोनों के द्वारा। लेकिन आने वाला समय में आभा का संख्या बढ़ेगा, करीब करीब लोगों को जिस तरह आधार कार्ड मिल गया वैसे आभा मिल जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है
जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कोर ग्रुप के सदस्य के तौर पर जिले की बेटी नसीमा खातून का चयन किया गया। जिले की बेटी नसीमा खातून मानवाधिकार आयोग की ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सलाहकार बनी है। कोर ग्रुप के सदस्य के तौर पर नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया। उन्हें वंचित जमात से आने वाली परचम संगठन की सचिव के रूप में नॉमिनेट किया गया। इसे लेकर नसीमा खातून ने कहा कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार व कामना से बड़ी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। उन्होंने कहा कि आयोग ने देश स्तर पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई है, जिसमें मुझे भी स्थान दिया गया है। अब आपकी आवाज देश के सबसे बड़े न्यायिक फोरम पर मजबूती के साथ उठेगी, उसका निदान भी होगा। यह दायित्व सबका है, आप सबके प्रयास से हम सफल होंगे। देखिए, ये तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार आयोग को, पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पहली बार कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि इस इलाके से मतलब रेड लाइट एरिया के किसी बंदे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, वो भी सलाहकार समिति में। तो ये पहला चांस है। अभी ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी कमेटी का मेन प्रोसेस फर्स्ट मीटिंग में होगा। तो अब जब मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें में भी डिटेल पता चलेगा। समाज की जो समस्या है खासकर उसको किस तरह से आप निदान कराएंगे? देखिए, मानवाधिकार एक छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलने पे ही लगता है कि राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत। लोग एक आस लेके बैठते हैं, अगर प्रशासन मदद नहीं करते तो लोग यानी मानव अधिकार की तरफ में अपना रुख मोड़ते हैं। जी, तो किस तरह से अपने समाज की समस्याओं को आप दूर करेंगे? देखिए, अभी तक तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं अपने समाज के बारे में बात करती रही हूँ, लेकिन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे वो उस प्लेटफॉर्म के बराबरी नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। लेकिन यही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिलके वो प्लेटफॉर्म तक जाता है। अब जब वहां जाने का मौका मिल रहा है और एक कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बात मैं अब तक लोगों को बता रही थी वो बात मैं कायदे के साथ उनको समझा पाऊंगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नई चीज बन जाए। जो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से स्ट्रगल करके मैं अपने लाइफ को लेकर आई, वो और नसीमाओं को ना झेलना पड़े, वो एक स्मूथ रास्ता बन जाए। और समाज के मुख्यधारा में जुड़ने की जो एक परंपरा है ना, वो एक सहूलियत भरा हो। ये नहीं हो कि खींचातानी हो और लोगों को उसमें खींच के लाना पड़े, इस तरह का वारदात नहीं हो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो डंडे की जोर पे बदलाव ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आत्मीयता के साथ बात की जाए और आत्मीयता के साथ बदलाव की नींव रखी जाए, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। देखिए, ये इतिहास में पहली बार किसी रेड लाइट इलाके की जो बेटी है, एक महिला है नसीमा जी, उनको इतने बड़े आयोग में, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसमें कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पूरे समाज में एक खुशी की लहर है। और मैं समझता हूँ कि नसीमा जी जिस तरह से इस समाज के लोगों के लिए काम करती आई शुरू से, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं भी शुरू में इनके साथ ही जुड़ा था। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज इस पद पर जो आज इनको मनोनीत किया गया है, इससे हम लोगों को भी बहुत खुशी है, पूरे समाज को खुशी है। और इस खुशी के मौके पर आज हम लोगों ने उनको फूल दे करके, गुलाब दे करके, एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय मानवाधिकार आयोग का, जिन्होंने एक इतिहास ब्रेक करने का काम किया। इतिहास ब्रेक करने का काम किया भारतीय मानव आयोग ने। इसलिए भारतीय मानव अधिकार आयोग का मैं और अपने इस पूरे समाज की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एलएस कॉलेज के सभागार में शिक्षा विभाग के द्वारा छोटे बच्चों के बीच 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की तरफ से शुक्रवार को एलएस कॉलेज के सभागार में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें साइंस एवं मैथ ओलंपियाड की तैयारी के लिए छात्रों को प्रशिक्षण दी गई। इस कार्यक्रम में जिले से चयनित 150 छात्रों ने भाग लिया।
सभी प्रखंड से 9 बच्चे एवं बाकी बच्चे शहरी इलाके की स्कूलों से सिलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पहले दिन कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, वहीं दूसरे दिन 9 से 12 तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। संभाग प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि ओलंपियाड एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे देश से बच्चे शामिल होते हैं। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण दी जा रही है। शिक्षा विभाग और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा ओलंपियाड विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड की आज तैयारी हेतु वर्कशॉप एक उन्मुखीकरण कार्यशाला 2 दिवसीय रखा गया है, जिसमें वर्ग 6 से वर्ग 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ये कार्यशाला का आयोजन जिला स्तर पर लंगर सिंह महाविद्यालय के सभागार मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जिले के प्रत्येक विद्यालय से 9 मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु आयोजित किया गया है। वर्ग 6 से 8 के कुल 150 विद्यार्थी हेतु ये जिला को लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके आलोक में प्रत्येक प्रखंड से 9 विद्यार्थियों एवं नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए अलग से, यानी नगर क्षेत्र में 6 विद्यालय आएंगे, 4 माध्यमिक और 4 उच्च माध्यमिक विद्यालय के होंगे। टोटल आज का जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है, इसमें 150 विद्यार्थियों हेतु आयोजित किया गया है। फिर कल दिनांक 12 तारीख को क्लास 9 से क्लास 10 के 100 विद्यार्थी एवं क्लास 11 एवं क्लास 12 के 100 विद्यार्थियों का दिनांक 12 नवंबर 2022 को ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यशाला का आयोजन जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह जी के द्वारा और एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ओपी राय जी के द्वारा संयुक्त दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया है। और साथ ही इस कॉलेज के जो हमारे प्राचार्य हैं, प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय हैं, इस प्रोग्राम के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का धरना विश्वविद्यालय परिसर में जारी है। 23 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दे रहे हैं। सामान्य पाठ्यक्रम में SC, ST एवं लड़कियों के सभी प्रकार के शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का बिहार विश्वविद्यालय में चल रहे धरना शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में फेडरेशन द्वारा कुलपति का शव यात्रा निकाला गया और पूरे विश्वविद्यालय परिसर में घुमाया गया और उसके बाद कुलपति आवास के बाहर दाह संस्कार किया गया। फेडरेशन के पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि जब तक कुलपति हमारे मांगों पर आकर वार्ता नहीं करते हैं, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। साथ ही शव यात्रा निकालने का वजह बताया कि कुलपति महोदय विश्वविद्यालय आते ही नहीं है और जो व्यक्ति कार्य करने नहीं है, कुर्सी पर बैठते नहीं है, वह व्यक्ति हमारे नजर में मरे हुए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भारत की सबसे पहली छात्र संगठन है और यहाँ विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में आज हम लोगों का 9वां दिन है। अनिश्चितकाल आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 3 तारीख से और आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से एक भी पदाधिकारी हमारे आंदोलन की सुधि लेने नहीं आए कि हम लोग क्यों बैठे हैं और कब तक बैठेंगे। लेकिन हम लोग तय कर चुके हैं कि अनिश्चितकाल धरना पे बैठना है और बैठे हुए हैं। जब तक VC महोदय आके हमसे वार्ता नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और आज इस धरना के दौरान, आंदोलन के दौरान हम लोग VC महोदय का शव यात्रा निकाले हैं। कारण पूछिएगा क्या है, तो VC महोदय जो है विश्वविद्यालय आते नहीं है। तो जब अपने कार्य कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, तो जो व्यक्ति काम नहीं करेगा हमारे नजर में वो मरा हुआ है। तो मरे हुए व्यक्ति का आज हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी मांग है कि छात्राओं को, जितने भी वर्ग की छात्राएं हैं और SC ST के जो छात्र हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देना है, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति महोदय
अपने आप को यदि हाई कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मतलब यही है, इसीलिए अभी तक उन्होंने इस चीज़ को लागू नहीं किया है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये चीज़ लागू हो गई है, वहाँ पे फीस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में, इस महाविश्वविद्यालय में अभी तक जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन फीस कम करने का तो दूर का बात है, ये आदेश लागू हुआ उसके बावजूद इन्होंने फीस को दोगुना कर दिया है। पिछले साल आप देखेंगे कि नामांकन में 1500 या 1700 लिया जाता था, इस साल जो है डबल कर दिया गया है, 3500 और 4000 रुपया लिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं मनमानी है और इनके मनमानी के विरुद्ध हम लोग अनिश्चितकाल आंदोलन पे बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग अपने मांग को पूरा कर नहीं लेते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कांग्रेस के सभी विंग के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बैठक की। कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों की अहम बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता वेद प्रकाश ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वेद प्रकाश ने कहा कि आगामी 13 नवंबर को सदाकत आश्रम में भारत जोड़ो यात्रा की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश जी संगठन पर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले से कांग्रेस नेता शामिल होंगे और मुजफ्फरपुर संगठन की संपूर्ण जानकारी लिखित सूची उपलब्ध कराएंगे। साथ में भारत जोड़ो यात्रा की सूचना सार्वजनिक करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देश पर हमारे भारत जोड़ो यात्रा के नेशनल कन्वेनर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी श्री जयराम रमेश साहब बिहार के दौरे पर संगठन के महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए 13 तारीख को, आगामी 13 तारीख को पटना के सदाकत आश्रम आ रहे हैं। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी जन, पूर्व अध्यक्षगण, सभी लोगों के साथ एक समन्वय बनाकर सामूहिक विचार से इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर में संगठन के सशक्तिकरण के लिए और सेकेंड लाइन वर्करों की नियुक्ति के लिए, नौजवानों को अवसर, जो कार्य करने वाले लोग हैं, संगठन के प्रति समर्पित लोग हैं, ऐसे लोगों को संगठन की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और आवश्यक सभी सुझाव लेकर के हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, प्रदेश में जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, उनसे मिलेंगे और मुजफ्फरपुर की हालातों से अवगत कराएंगे। साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में भी हम लोग मुजफ्फरपुर के कई ब्लॉकों, सिकंदरपुर गौशाला के समीप आयोजित होने वाली राम कथा में शामिल होने आए कथावाचक ने कहा, जो इस कथा को सुनेंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कहाँ से आई है आप? कथा कब से कर रही हैं आप? कब से कर रही हैं? अच्छा, आप कब से कर रही हैं? 2011 में। कितने वर्षों से आप 2011 में? आप 2011 कथा में कैसे आपको प्रेरणा मिला कथा कैसे? तो ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। ऐसा है कि देखिए, जब विशुद्ध गुरु मिल जाते हैं, जिनको कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, तो वो गुरु का धर्म नहीं बनता। वो गुरु अपने धर्म का पूर्णता पालन करते हैं और उसमें उनका धर्म यही होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि उनके जो शिष्य हैं उनका कल्याण किस प्रकार से हो, उसका उद्देश्य उनको करें। तो ऐसे बुजुर्गों का खाली हमारे दीक्षा गुरु दाता स्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत श्री भास्कर दास जी महाराज और संगीत की शिक्षा देने वाले गुरु जी पंडित श्री अरुण कुमार मिश्र जी, जो एडवोकेट भी हैं और संगीत के द्वारा अथाह समुद्र है, और शास्त्र की शिक्षा देने वाले दाता स्मरणीय परम पूज्य श्री 108 महंत श्री कमला दास जी महाराज। राम कथा प्रारंभ होगा कल से और जो
प्रसंग है बालकांड से प्रारंभ होगा और आगे जहाँ तक ठाकुर की इच्छा होगी 9 दिनों तक वहाँ तक हमको ले जाने का करेंगे। उसमें कौन कौन सा प्रसंग होगा ये तो सुनने पर भी समझ में आएगा। और इसमें प्रधान रूप से यही है कि श्री राम जी किस प्रकार से लीला करके जनमानस को जीवन जीने की शिक्षा दी है, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से मर्यादित हो करके अपने सारे व्यवहारों को निभाना चाहिए, इन सभी चीज़ों की शिक्षा श्री राम जी ने दी है अपने चरित्र के माध्यम से। और जिसका ज्ञान स्वामी श्री राम जी ने किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।